और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। जैश ए मोहम्मद के 3 सहयोगी गिरफ्तार किए गए हैं। जी हां, जम्मू के नरवाल इलाके से गिरफ्तारी हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बताया जा रहा है कि भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जैश ए मोहम्मद के 3 सहयोगी गिरफ्तार किए गए हैं। जम्मू के नरवाल इलाके से यह गिरफ्तारी हुई है और तस्वीरें भी आपके सामने हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाकायदा इस गिरफ्तारी की तस्दीक की है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। और चलिए इस गिरफ्तारी पर और अपडेट लेने के लिए और बातचीत करने के लिए सीधे हम जम्मू का रुख करेंगे। हमारे सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के सीनियर एडिटर है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी, जो गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, एक बड़ी कामयाबी है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए। जैश ए मोहम्मद का एक मॉड्यूल है जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज बस्ट किया है, जिसमें 3 आतंकी जो हैं, जो आतंकियों के लिए काम कर रहे थे, उन्हें अरेस्ट किया है और काफी भारी मात्रा में जो हथियार और गोला बारूद उनसे बरामद किया है, जिसमें 3 AK-56 राइफल है, 1 पिस्टल है, 9 मैगजीन है, 191 राउंड है, 6 ग्रेनेड है। पुलिस का ये कहना है कि पाकिस्तान का एक जैश ए मोहम्मद का आतंकी, जिसका नाम शहबाज है, वो इन आतंकियों के साथ इन टच था। वो इन आतंकियों को, जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ये काम दिया गया था कि आप जम्मू से हथियार कलेक्ट करके इन्हें कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के हवाले करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इनकी संदिग्ध गतिविधि, एक ऑयल टैंकर में जा रहे थे ये तीनों, तो एक संदिग्ध गतिविधि देखी नेशनल हाईवे पे, तब इन्हें रोका गया। पुलिस के सवालों का जवाब ना देते हुए इन लोगों ने पुलिस के साथ हाथापाई करनी शुरू कर दी। उसके बाद पुलिस इन्हें गिरफ्त में लेकर एक साथ के पुलिस स्टेशन में कर गई। वहां पर जब इन लोगों की इंक्वायरी की गई तो पता चला कि जो ट्रक का ड्राइवर है, वो ऑलरेडी एक जैश ए मोहम्मद का आतंकी था। उस पे साउथ कश्मीर में एक केस दर्ज हुआ था। उसके बाद पुलिस ने इनकी और इंट्रोगेशन की, जिसके बाद ये पता चला कि शहबाज जो जैश ए मोहम्मद का आतंकी है, पाकिस्तान में है। उसके कहने पे ये लोग जम्मू आए थे हथियारों का जखीरा ले जाने के लिए। और जब इनसे और पूछताछ की गई तो इन्होंने ये डिस्क्लोज किया कि जिस टैंकर, जिस फ्यूल टैंकर में ये लोग सवार थे, उसी टैंकर में ये हथियारों का जखीरा जो है वो छुपाया गया है। पुलिस ने उस टैंकर को जब खोला तो देखा अंदर कंसाइनमेंट थी, जिसमें भारी मात्रा में जो हथियार और गोला बारूद थे वो छुपाए गए थे। अब ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि हथियारों का जो जखीरा है ये इन लोगों के पास जम्मू में कहां से आया, इन्होंने कहां से पिक किया, क्या ये ड्रोन के द्वारा जम्मू में ड्रॉप किया गया था या इसका कोई और रूट था जिस रूट से ये हथियारों का जखीरा जो है जम्मू लाया गया, जिससे जहां से ये जैश के 3 आतंकी उसे ले जाके कश्मीर में आतंकियों के हवाले करना था। तो ये एक मॉड्यूल, एक बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल तेजिंदर जी, यानी कि बिल्कुल फिल्मी तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की ये एक बड़ी कामयाबी कही जाएगी, नहीं तो एक बड़ी वारदात को ये लोग अंजाम दे सकते थे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जो पुलिस जराये का कहना है, एक पूरा फिल्मी अंदाज से इन लोगों को अरेस्ट किया गया है। पहले इनके ट्रक एक जब हाईवे पे रुका था, पुलिस ने इन्हें कहा कि ट्रैफिक में कंजेशन आ रही है, थोड़ा आगे जाके इस ट्रक को रोको। ये ट्रक जो ये एक टैंकर था, फ्यूल टैंकर, थोड़ा और आगे जाने के बाद इसने यू टर्न लिया, फिर वापस उसी जगह पे खड़ा हो गया। वहां पर पुलिस को शक हुआ, पुलिस की टीम उस टैंकर के पास गई, ड्राइवर को बोला कि आपको कहा गया है कि टैंकर को थोड़ा सा आगे लेकर जाओ, लेकिन अब फिर टैंकर को इसी जगह पर लेकर आए। पुलिस की बात न मानते हुए तीनों लोग पुलिस से भिड़ गए, वहां पर हाथापाई हुई, जिस वजह से पुलिस इनको हाथापाई के इल्जाम में पुलिस स्टेशन लेकर आई। लेकिन वहां पर जब इनकी क्वेश्चनिंग हुई, इनकी जो बैकग्राउंड चेक किया गया, तो पता चला जो ट्रक का ड्राइवर था वो एक आतंकी एसोसिएट रह चुका है। पहले भी उस पे आतंकी जो गतिविधियों पे केस दर्ज हुआ है। तो उसके बाद इन तीनों को हिरासत में लिया गया। इनकी इंट्रोगेशन से पता चला कि ये पाकिस्तान में रहने वाला जो आतंकी है, जैश ए मोहम्मद का हैंडलर है शाहबाज, उसके साथ ये इन टच थे और उसकी डायरेक्शन पे ये जम्मू से हथियार कलेक्ट करने आए थे। अब जम्मू में हथियार कहाँ से कलेक्ट हुए हैं, ये जम्मू में कैसे पहुंचे, वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और आने वाले कुछ समय में जम्मू कश्मीर पुलिस इस मामले को भी क्रैक कर रही है। लेकिन तेजिंदर जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि
वैली की अगर हम बात करें, कश्मीर की बात करें, वहां पर इस तरह की वारदातें होती रहती हैं, लेकिन जम्मू में इस तरह की कार्रवाई होना यह अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। देखिए, अभी जो रिसेंटली जो हथियारों का जखीरा आता है वो जम्मू से ही होके जाता है, क्योंकि जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पे या पंजाब में ड्रोन के जरिए आपने देखा होगा कई दिनों से ड्रोन गतिविधियां जो है पिछले बीते कई महीनों से बढ़ी हुई हैं। आज भी फिरोजपुर में बीएसएफ ने एक ड्रोन, पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। जम्मू में भी इस तरह के रोज आए दिन ऐसे ड्रोन की जो साइटिंग की खबरें आती हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन देखे गए हैं। तो ये जो है जम्मू के रास्ते हथियारों को भेजना पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकियों के लिए थोड़ा ज्यादा आसान रहता है, क्योंकि ड्रोन के जरिए हथियारों का जखीरा जम्मू कश्मीर में भेजा जाता है। उसे ये आतंकी जो है वो उठा के ले जाते हैं। अगर आपको याद होगा, कुछ दिन पहले आरएसपुरा सेक्टर में भी एक आतंकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से 4 रिवॉल्वर मिले थे। वो भी एक मॉड्यूल था। इसी तरह ड्रोन से हथियारों को ड्रॉप किया जाता था और जम्मू से उठा के कश्मीर ले जाया जाता था। ये भी एक उसी तरह का मॉड्यूल लग रहा है। लेकिन एक बड़ी कामयाबी है कि अगर ये हथियारों का जखीरा कश्मीर पहुंच जाता तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना खून खराबा वहां हो सकता था। लेकिन समय रहते जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई की वजह से, जम्मू पुलिस की कार्रवाई की वजह से एक बड़ा हादसा कश्मीर वैली में होने से बच गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक बड़ी वारदात को एक तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने रोक लिया है, वरना जितना हथियार और गोला बारूद था इससे बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता था। तो जम्मू के नरवाल इलाके से गिरफ्तारी हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तारी की है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है और फिल्मी अंदाज में पूरी ये गिरफ्तारी हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भगोड़े नीरव मोदी को भारत लाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने हीरा कारोबारी की अर्जी खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने के लिए उसे भारत सरेंडर करने का आदेश दिया है। जस्टिस स्मिथ और जस्टिस रॉबर्ट ने इस साल की शुरुआत में नीरव की तरफ से दायर की गई अपील की सुनवाई करते हुए लंदन हाईकोर्ट ने बुधवार को नीरव मोदी के भारत सरेंडर का आदेश दिया। नीरव मोदी भारत में पीएनबी घोटाला मामले में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहा है। उस पर आरोप है कि उसने बैंक से $2 बिलियन की धोखाधड़ी की है। 51 वर्षीय नीरव मोदी इस समय दक्षिण पूर्वी लंदन की जेल में बंद है। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में देश भर के इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और देश की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में काउंटर टेररिज्म, कट्टरवाद से खतरे, साइबर सुरक्षा संबंधित मुद्दों, सीमा से जुड़े पहलुओं और राष्ट्र को अखंडता और स्थिरता को सीमा पार से विरोधी तत्वों के खतरों सहित राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन व्यापक विचार विमर्श हुआ। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सुरक्षा के सभी पहलुओं को मजबूत कर राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आजादी से अब तक देश में शांति बनाए रखने में बिना किसी यश के गुमनाम तरीके से आईबी ने बेहद अहम योगदान अदा किया है। उधर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज डीवाई चंद्रचूड़ देश के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। डीवाई चंद्रचूड़ ने बुधवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 तक सीजेआई के पद पर रहेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सीजेआई उदय उमेश ललित की जगह ली है। जस्टिस ललित ने 11 अक्टूबर को जस्टिस चंद्रचूड़ को अपना उत्तराधिकारी बनाए जाने की सिफारिश की थी। शपथ लेने के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो शब्दों से नहीं काम करके दिखाएंगे, आम आदमी के लिए काम करेंगे। बड़ा मौका है, बड़ी जिम्मेदारी है, आम आदमी की सेवा करना मेरी प्राथमिकता है। जस्टिस चंद्रचूड़ की सबसे विशिष्ट खासियत यह है कि वो
धैर्य से सुनवाई करते हैं। कुछ दिन पहले जस्टिस चंद्रचूड़ ने लगातार 10 घंटे तक सुनवाई की थी। सुनवाई पूरी करते हुए उन्होंने कहा था कि काम ही पूजा है। कानून और न्याय प्रणाली की अलग समझ की वजह से जस्टिस चंद्रचूड़ ने 2 बार अपने पिता पूर्व चीफ जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के फैसलों को भी पलटा है। सामान्य नागरिक की सेवा करना यही मेरी प्रायोरिटी है। अब आप आगे देखते रहिए, कार्य से हम सारे भारत के सारे नागरिकों के लिए कार्य करेंगे, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे रजिस्ट्री के रिफॉर्म्स में हो, जुडिशियल रिफॉर्म्स में हो, हर चीज़ में नागरिक का हम ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। शिवसेना नेता संजय राउत को मनी लॉन्ड्रिंग में कोर्ट की ओर से बुधवार को जमानत दे दी गई। ईडी की ओर से 1 अगस्त को गिरफ्तार किए गए संजय राउत को 3 महीने बाद जमानत मिली है। संजय राउत को 2 लाख के मुचलके पर जमानत दी गई है। ईडी की तरफ से फैसले पर स्टे की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने मांग को खारिज कर दिया है। मुंबई की सेशन कोर्ट ने राउत को पात्रा चौल मामले में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। इसी फैसले के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अदालत ने जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट में कल ईडी की अर्जी पर सुनवाई होगी। पात्रा चौल घोटाला मामले में शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को बुधवार को एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी थी। ईडी ने शिवसेना सांसद को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में इस साल जुलाई में गिरफ्तार किया था। राउत फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं। पिंजरे में से शेर अरे पिंजरे में से शेर बाहर आ रहा है। आप किसको पंजा मारेगा पता नहीं। तो घर में किस प्रकार की तैयारी? आप लोग 102 दिनों घर में खुशी का माहौल है, समझे। 102 दिनों का इंतजार खत्म हुआ। माँ रोज पूछती है 102 104 मुझे पता नहीं, 102 102 बुखार अभी उनको आएगा। आपने कहा कि आपने दिवाली सेलिब्रेट नहीं की थी, कोई पर्व नहीं मनाया, आज का दिन क्या होने वाला है? हम जरूर दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। मेरी माँ ने, मेरे घर वालों ने दिवाली सेलिब्रेट नहीं की थी, लेकिन अभी हम लोग आज से दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। हमें क्यों, पूरा महाराष्ट्र करेगा। क्योंकि आज आपने देखा होगा कोर्ट में कि लोगों ने तालियां बजाई। तालियां से ज्यादा उनके आंखों में खुशी के आंसू थे। सत्य का विजय, सत्य का विजय तो हो गया ना भाई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बीजेपी पर फिर से हमला बोला है। पटना में पंचायती राज पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान नीतीश ने अपने संबोधन में बगैर नाम लिए इशारों में भारतीय जनता पार्टी को झगड़ा लगाने और समाज में विभाजन करने वाली पार्टी कहा। लोगों की रुचि रहती है आपस में झगड़ा कराओ, इधर से उधर करो, हिंदू मुस्लिम इधर उधर अलग अलग जातियों के बीच में झगड़ा कराओ। हम हाथ जोड़ करके विनम्र करेंगे कि प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए जाति और धर्म के आधार पर। बहुत आगे बढ़िएगा, नहीं तो झगड़ा जब होगा तो जानते हैं ना, विकास का काम ठप हो जाता है और कुछ होता भी है तो उसका भी ख्याल नहीं। तो हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं ना, झगड़ा कम से कम करवाने में लगे हुए। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 50 languages, 26 states,
1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 50 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। गरीब श्रवणों को मिले 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर के बाद बिहार में एक दूसरे तरीके की सियासत तेज हो गई है। यह सियासत और जाति गणना, जनगणना और आरक्षण के 50% की सीमा को बढ़ाने की, आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा बढ़ाने की नीतीश कुमार की मांग पर बीजेपी नेताओं ने तंज कसा है। 50% पर है और आगे बढ़ जाए सबसे अच्छा होगा। बहुत लोग शुरू से कह रहे हैं कि भाई होना चाहिए। हम लोग तो बिहार में कर रहे हैं। जाति आधारित जनगणना की मांग थी, वो नहीं किए, अपना क्या राज्य करे, तो हम लोग तो राज्य में कर ही रहे हैं जाति आधारित गणना। तो एक एक चीज की जानकारी होगी, ये तो हम लोग करवा रहे हैं। ये देश भर में भी हो जाए, 50% पर है और आगे बढ़ जाए सबसे अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा। देखिए, नीतीश जी को करना कुछ नहीं है, ये केवल आरक्षण का एक शगुफा छोड़े हुए हैं। इनको आरक्षण पर भी कुछ नहीं करना है, केवल और केवल शगुफा छोड़ करके वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अब बिहार की जनता इनसे ठगने वाली नहीं है। बिहार की जनता समझ चुकी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा 20 नवंबर को एमपी में प्रवेश करेगी, लेकिन कांग्रेस ने सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा में हिंसा की आशंका जताई है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, कांग्रेस नेता अजय सिंह, अरुण यादव, जयवर्धन सिंह, विक्रांत भूरिया ने संयुक्त बयान जारी किया है और भारत जोड़ो यात्रा में गड़बड़ी की आशंका जताई। जीतू गुर्जर की तस्वीरों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इधर कांग्रेस के आरोपों पर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। नरोत्तम मिश्रा का कहना था कि शराब माफिया जीतू गुर्जर और अवधेश तोमर दोनों कांग्रेस के नेता हैं और गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 20 नवंबर से माननीय राहुल जी की यात्रा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से प्रारंभ होगी। आज जो वर्तमान परिस्थिति है, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। हमें शंका है कि राहुल गांधी की यात्रा में कोई भी उत्पात कर सकता है, किसी प्रकार की घटना घट सकता है। मेरा निवेदन है कि इस यात्रा को जो उद्देश्य है उसको खंडित मत करो भाई। ये माफियाओं को क्यों लेके जा रहे हो, अपराधियों को क्यों लेके जा रहे हो और फिर कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े कर रहे हो। इससे ये बानगी है, प्रदेश का सबसे बड़ा नेता के साथ अगर माफिया चलेंगे तो यात्रा कैसी, कौन चला रहे हैं, यात्रा के पीछे कौन है, अब सवाल ये आ गया है। मेरठ में सरधना की मोहल्ला मंडी चमारन में लोगों के बीमार होने का सिलसिला आज 3 दिन से मुसलसल जारी है। आज 20 और मरीजों के मिलने के बाद कुल संख्या 147 हो गई है। इनमें से 68 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। दरअसल सरधना के मोहल्ला मंडी चमारन में 2 रोज पहले दूषित पानी पीने से दर्जनों लोग डायरिया, उल्टी दस्त से बीमार हो गए थे। एक ही मोहल्ले में इतनी बड़ी संख्या में लोगों और खासतौर पर बच्चों के बीमार पड़ने से इलाके के लोगों में दहशत फैल गई। बड़ी संख्या में लोगों के अस्पताल में भर्ती होने से स्वास्थ्य विभाग भी हैरान हो गया है। लगातार बढ़ रही बीमारों की संख्या को देखते हुए सीएमओ को इलाके में कैंप करना था। सीएमओ का कहना है कि पाइपलाइन टूटने से सप्लाई लाइन में आकर गंदा पानी घरों तक पहुंच गया। भैया सरधना से क्या हुआ?
बच्चे बीमार चल रहे हैं, पानी की समस्या से हो रहे सारे बच्चे। अच्छा, मतलब ये है क्या कुछ खाया था उसने? कुछ नहीं, रात से रोटी खाए पी के लेटे थे, रात को पेट में दर्द हुआ और पता नहीं एक चीज निकली थी, पहले तो छोटा चढ़ा था। अच्छा, ठीक थी, उसके बाद में थोड़ी बहुत चलाया मैंने तो साफ पानी आ गया। अच्छा अच्छा। अब पीने के बाद थोड़ी बहुत देर बाद तबीयत खराब हुई, मैं यहाँ हूँ। अच्छा, जिंदगी मौत से जूझ रहा हूँ। सरधरा में एक मोहल्ला है मंडी चौहान करके, उस मोहल्ले के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे सड़क की मरम्मत का कार्य चल रहा था। सड़क की मरम्मत के अंदर नीचे कुछ गले पाइप्स थे, जिस लोहे के पाइप्स थे, संभवतः उनमें से ही कोई पाइप फट के, मतलब मरम्मत के दौरान पानी को इन्फेक्ट कर दिया। मतलब उसी जगह से इन्फेक्शन पानी में मिल के लोगों के घर गया। एक पर्टिकुलर छोटा सा एरिया है जहाँ पे करीब 200-300 मकान है, वही एरिया है, और वो स्पेसिफिकली वही है जहाँ पे ये काम चल रहा है। तो उसी से इन्फेक्शन हुआ, लोगों को डायरिया, डिसेंट्री हुआ और क्रॉनिक इन्फेक्शन भी हो गया। और पिछले मतलब 3 दिन से वहाँ पे लगभग 147 पेशेंट्स हमारे इमरजेंसी में भर्ती हुए। इलाहाबाद के संगम किनारे हर साल आयोजित होने वाले दीप महोत्सव की शुरुआत हो गई है। देव दिवाली के साथ ही दीप महोत्सव की भी शुरुआत हो गई। 3 दिनों तक चलने वाले इस दीप महोत्सव में संगम किनारे रोजाना 1 लाख दिए जलाए जाएंगे। दीप महोत्सव के मौके पर कई रंगारंग प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश भर से लोग कलाकार भी महोत्सव में भाग ले रहे हैं। संगम किनारे सैंड आर्टिस्टों के जरिए कई मॉडल भी बनाए गए हैं। संगम किनारे बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने दीप दान किया और आतिशबाजी की। 1.25 लाख दिए जलाए गए हैं और प्रयागराज के आसपास जितने भी क्षेत्र जैसे बनारस हो गए, यहाँ पे देव दीपावली का काफी महत्व है और माना जाता है कि आज के दिन देवता खुद धरती पर आकर दीपावली मनाते हैं, इसलिए फिर यहाँ पे दिए जलाए जाते हैं। और हम लोग भी यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ आए हैं, काफी इंजॉय कर रहे हैं, काफी मजा आ रहा है। अभी देखिए सबको पता चल ही सकता है कि कितना ज्यादा उत्साह है लोगों में देव दीपावली को लेकर के। तो बस आप भी इंजॉय करिए, हम भी इंजॉय कर रहे हैं और देव दीपावली ऐसे मनाते हैं हम लोग यहाँ पर। आज यहाँ पे देव दीपावली बनाई जा रही है, जो कि संगम अपने न्यूज़ पे यहाँ पे 11 लाखों का दीपों का आयोजन हुआ है। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं, दीप जलाए हैं, दीप को जो है गंगा में प्रवाहित भी कर रहे हैं, जो कि दीप जगमगा रहे हैं। साथ में हम लोगों ने सैंड आर्ट किया है, जो कि देव दीपावली के उपलक्ष्य में है। हम लोगों ने एक कलश बनाए हैं, जो कि एक गंगा माता का प्रतीक है। 2 कलश बनाए हैं, एक में गंगा माँ और एक में यमुना माँ का बहाव है, जो संगम मिल के एक हम लोगों ने नाव बनाया है, जो कि नाव से एक पता चल रहा है कि आज देव दीपावली है और अपना जो संगम है वो जगमगा रहा है और काफ़ी उत्साहित है हम लोग और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है ये सैंड आर्ट। और अब बात क्रिकेट के। पाकिस्तान T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंच गई है। पाकिस्तान ने पहले सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से हरा दिया। 153 रनों का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत न्यूजीलैंड को आसानी से हरा दिया। फाइनल मैच रविवार को मेलबर्न में खेला जाना है। अब पाकिस्तान का मुकाबला दूसरे सेमीफाइनल मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम से होगा। पाक की जीत के साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच की उम्मीदें बढ़ गई हैं। टीम इंडिया दूसरे सेमीफाइनल में कल इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। यह मुकाबला एडिलेड में गुरुवार को जाएगा। इसमें टीम इंडिया के फैंस को जीत की उम्मीद है। अगर भारत ने इंग्लैंड को इस मुकाबले में हरा दिया तो उसका मुकाबला फाइनल में पाकिस्तान से होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच का इंतजार पूरे विश्व के क्रिकेट फैंस को रहता है। जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील प्रदेश में साइबर फ्रॉड के कई सारे मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें न सिर्फ फ्रॉड करने वाले लोग पैसे ठगी के लिए ये फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकी भी साइबर फ्रॉड करके जम्मू कश्मीर में अपने नापाक इरादों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। साइबर फ्रॉड आज के समय में न सिर्फ आम व्यक्ति के लिए बल्कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। हनी ट्रैपिंग जैसे चैलेंजेस कैसे निपटा जाए और इससे बचने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इसको लेकर न्यूज़ 18 संवाददाता रजत वोहरा ने बातचीत की साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे से।
पहले तो जितने भी साइबर क्राइम हो रहा है मैं 4 कैटेगरी में तोड़ता हूँ उनको। एक जिसमें एंड यूज़र सीधे सीधे इम्पैक्ट करता है, जिसके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, पैसे निकल जाते हैं या उसको सोशल मीडिया पे परेशान किया जा रहा है, साइबर बुलिंग हो रहा है, साइबर स्टॉकिंग हो रहा है, सेक्सटॉर्शन हो रहा है, इम्पर्सोनेशन हो रहा है, किसी की पहचान चुरा ली जाती है, उसके नाम से सोशल मीडिया प्रोफाइल बन गया, किसी लड़की का टिंडर पे प्रोफाइल बन गया, वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि भाई इसको डिलीट कराया जाए, हटाया जाए, और डिफेमेशन शुरू हो जाता है। तो एक तो ये कैटेगरी है, इसमें एंड यूज़र इम्पैक्ट करता है। सेकेंड है खास तौर से विमेन एंड चिल्ड्रन टारगेट जो होते हैं, वो क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। ये बड़ा आसान हो गया है किसी भी लड़की के लिए कुछ भी लिख देना, उसको डिफेम करना, उसका मॉफ वीडियो बना देना, उसकी मॉफ इमेजेस बना के सर्कुलेट कर देना। और उसमें कई बार ऐसे लेडीज़ भी हैं जो प्रोमिनेंट पोजीशंस पे हैं, CEOs हैं, CXOs हैं या स्टार हैं या पॉलिटिशियंस हैं, बहुत आसान है उनको डिफेम करना। और बच्चे भी इसका शिकार होते हैं। बच्चे गेम्स के थ्रू काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं और गेम्स में वो ये सोचते हैं कि सामने वाला उन्हीं के एज ग्रुप का है, पर मैं आपको बता दूं कि 50% से ज़्यादा गेमर्स जो आज की डेट में वो बहुत बड़े लोग हैं और वो क्रिमिनल माइंडसेट के हैं, वो पैसे कमाने के लिए वहाँ पर हैं, वो बच्चों को लूटते हैं, बच्चों से ऐसी चीज़ें कराते हैं जो उसके बाद उनके पेरेंट्स को भुगतनी पड़ती हैं। इसलिए स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम्स जिसमें कि बाकी देश इन्वॉल्व होते हैं और वो चाहते हैं कि आपके देश को नुकसान पहुँचे। उसमें वो साइबर अटैक भी करते हैं, जैसे हमारा एयर इंडिया पे भी अटैक हुआ, उसके बाद ऑयल इंडिया लिमिटेड पर रैंसमवेयर अटैक हुआ, 57 करोड़ का रैंसम मांगा गया। ये जो अटैक हैं ये बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं और ये लगातार कोशिश होती है कि चाहे वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हों, पावर सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, बैंक्स हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, इनको अटैक किया जाए